उस पैसे से एक अभिजात बेटे तो उनको कंप्लीट हमने किया और उसका खर्चा टोटल डिटेल मेरे पास है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि 82,000 का ये दरवाज़ा लकड़ी खरीदी और 26,000 रुपये लकड़ी वो मिस्त्री था उनको पेमेंट किया। 1,21,000 का पेंट लगा इसमें टोटल 900 रुपये। 75,000 तो पेंट करने वाला पेंटर था उसको पेमेंट किया। 52,485 फिटिंग लाइट पीवीसी केबल तार तो सारे पेमेंट हुआ और 37,000 रुपये मांगीराम मिस्त्री जो लाइट का काम करता है फिटिंग का उसको पेमेंट किया। 81,545 रुपये सीमेंट 235 एक लाए। 2,09,000 रुपया जो स्मार्ट ईयर के ठेका थे भगवाना राम जी उनको हमने ठेका दिया था उसको पेमेंट किया था। 25,700 कोटा स्टोन जो लगा हुआ है इसकी घसाई के पेमेंट किया। 91,000 रुपये की छत पे टाइलें लगाई थी सीमेंट की उनको पेमेंट किया। 5800 रुपये पानी टैंकर का भुगतान किया। 30,000 का श्रवण की हमारे बीच में ईंटा खरीदी थी उनको पेमेंट किया। 4370 रुपये की गिफ्ट आई। 72 रुपये बजरी आई। 45 रुपये गेट ट्रॉली आई। 43 रुपये फिर गिफ्ट आई। 75 रुपये बजरी आई। 43 रुपये गेट आई। 1,000 की सीमेंट वाइट आई और 42 रुपये पीवीसी पाइप 6 लाए थे और 27,000 रुपये कोटे स्टोर का पेमेंट किया और 1,300 रुपये फिर कोटे स्टोर का पेमेंट किया और कुछ छोड़कर और खर्चा हुआ। स्टाम्प जैसे स्टाम्प खरीदा 500 रुपये का पाउडर खरीदा। एक केंद्र बैंक में खाता खुलवाया। अनिल नागरिक के कारीगर किया तो उससे थोड़ा खर्चा हुआ और मिट्टी भराई 1,308 की पहले लगाई थी उसका खर्चा हुआ। तो ये इस तरह से बड़ा आपको एक लेखा जोखा है समिति का। इसके अलावा आज की जो पैसा आया है वो हमारे कोषाध्यक्ष के पास है और अगली जयंती है उस पर हम सारा कितना पैसा आया इस जयंती के निमित्त और कितना खर्च हुआ इस अगली जयंती पे हम वापस खर्च विवरण आपको बता पाएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जितना हो सके इस समिति में अपना आर्थिक सहयोग करें, इस तरह के कार्यक्रमों में सहयोग करें, तभी हमारी ये समिति कर पाएगी। और दान इस तरह से आप आएंगे तो पैसे देने वाले बहुत है। प्रमुख साहब ने घोषणा कर दी कि 20 लाख हम पिछले एक छोटे से कार्यक्रम में किया था और DRC से कह रहे हैं कि आप अपना जगह बताइए, अभी आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक समाज के एक आम आदमी से पैसा नहीं आएगा तब तक हर आदमी वंचित रहेगा। क्योंकि भवनों दिनांक गति हुई कि जब झगड़ा आपका अपने आर्थिक रूप को सहयोग करे तो 100 रुपये देने रही है, 1 लाख रुपये देने रही है। हमें एक उदाहरण एकदम बिल्कुल याद है कि तब मैं 2 दिन लगातार मसूरी और पिताश्री में जन सहयोग करियो। एक दानी में दिया मैं जन सहयोग लेने है तो 3 दानी वालों पीते में दवाई लेने जा रही हो कि भाई समाज में कौन बना रही है और 3 खाती महिला का सहयोग खाता आया तो बन गया भाई भाग दवाई ले खाता 100 रुपया देवड़ा है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की कड़ी में बिना किसी देरी के मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे समिति के मनीराम जी मिनट के बाद में, मनीराम जी ने तो जमीन डोनेट की है, उनके बाद में सबसे बड़े भामाशाह के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है अनिल नागोरी के पिताजी जसवंत जी इंदलिया। इनको बुलाना चाहता हूँ, आप आए और अपने विचार रखें। सम्मानित जसवंत जी। महात्मा बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि वंदन, बाबा साहब के चरणों में वंदन, कालूराम जी के चरणों में वंदन, बोगाराम जी के चरणों में वंदन, सम्मानित मंच और दूर दराज से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माता शक्ति साथियों, अपने समाज में श्री बालाजी में एक संत हुए थे नवला राम जी। उन्होंने एक कथा लिखी थी टिंटोड़ा और टिंटोड़ी को। सुनिए आप सब लोगों ने, कितना जना सुनिए, काफी बुजुर्गों ने सुने। फिर मैंने नवला राम जी पहलो एक श्लोक बनायो, पाया से बलपण मिले बेरी माने कान, टिंटोड़े समुद्र अणुचो परिवार रहता। तो टिंटोड़ो एक पक्षी ऊपर इतने बड़े समुद्र ने हमें युद्ध छेड़ दियो तो आपा तो समाज अहिंसा ना तो आपा आगे वो कितो बीड़ो है। समाज अगर मनु
और विवेक और कोर्ट को अगर बिलो उठायो है आपा कालूराम जी रे समिति भवन अगर आपा थोड़ो करा तो आपा तो की कोनी कि बड़ो बना दे तीसरी बिल्डिंग बना दे। तो मैं आज और 1 लाख रुपए की घोषणा करता हूं और समिति को 19 अक्टूबर को अनिल नागोरी का जन्मदिन है और वो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और सेवा समिति को हम इनवाइट करते हैं आज कि 19 तारीख को जन्मदिन पर पधारे बीकानेर होगा इस बार और वहां आपको 1 लाख रुपए हम तन मन से देंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आप सबसे निवेदन करता हूं आने वाले 19 अक्टूबर को आप सभी भी बीकानेर के जिले मुख्यालय पर आपकी रिसोर्ट का नाम आपको बाद में बता देंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। आप सभी भी इनवाइट हैं, आप सभी भी अनिल के जन्मदिन के कार्यक्रम में पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं, नागौर विकास समिति के अध्यक्ष जी एसडीएम साहब यहाँ पर बैठे हैं। नागौर अनिल नागौरी का गांव सतेरा नागौर में आता है और ये रहते लोग नागौर में भी रहते हैं, तो दोनों जिलों पे हो गई। तो इन्होंने 51,000 रुपए नागौर में भी अभी 10-15 दिन पहले ये लेकर के आए। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हमारे जिला प्रमुख और हम सबके सहायते मोटाराम जी गोरा साहब, समिति के अध्यक्ष हीरालाल जी ढाल साहब, समिति के पूर्व अध्यक्ष मोहन जी जसरा सर, नेम जी खती, धनजी गुरजी, मनीराम जी, एसडीएम साहब, बाबूराम जी और मेवा सिंह जी के बारे में विशेष बताता हूँ। इनका हनुमानगढ़ जिले में गाँव है धनई, जो भद्रा में तहसील भादरा तहसील में बनाई गांव है और बीकानेर पीपी हॉस्पिटल में ये सेवा दे रहे हैं। तो हर आदमी के इनके पास आधी रात को फोन कर दिया तो ये क्या रहते हैं। तो इनका और एसडीएम साहब का जो बाहर से है उनका मैं मेरी ओर से इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दूर दराज से आए हुए मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृ शक्ति एवं प्यारे बच्चों, युवाओं का होश और मेरे बुढ़िया का हाथ होगा तो उसको माफ कर देगा, उसको सजा भी सकते हैं, निपटारा भी कर सकते हैं। तो इसलिए निसंदेह आपका होश और हमारा दोष आगे बढ़ेगा। अब यही बात समाज की, समाज में कोई कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। आज शुरुआती देखो उस दिन हम शायद मैं भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूं इसमें, तो उस समय क्या था, 1-1 रुपया करके जिसका सामर्थ्य अनुसार चंदा दिया, उस सबने चंदा सिर खाली है, सिर मोड़ है। उनकी कोई पसीने की बदौलत यहाँ एक प्रोग्राम रखा था जिसमें औलाद यासन साहब नहीं है, उनको भी नमन करते हैं। वो और रामेश्वर जोड़ी यहाँ आए थे, तो उस दिन यहाँ सभी समाज के गणमान्य नागरिक बैठे थे। तो उस दिन शुरुआत हम सबकी तो थी, राजनीतिक या राज्य सरकार से पैसे श्रीमान रामेश्वर जोड़ी ने 21 लाख की घोषणा हमने करवाई थी, तो उसके लिए धन्यवाद के बाद उसके बाद में समाज में दरख्तों पर पुत्रों पर दे भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद में ये कल्याण सियान ने दिया, यहाँ के विधायक ने हरिलाल जी ने भी दिया, सब धन्यवाद की बात है। उसके बाद में मोटाराम ने भी 20 लाख रुपए की घोषणा की समाज के लिए, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। समिति से मैं ये एक मेरा निवेदन है कि आप भी इस समिति को नौका पर सीमित नहीं रखो। बेगौर समाज बहुत बड़ा है, आप नौका से बाहर निकलो। पहले तो बीकानेर जिले की जितनी तहसीलें हैं, जितनी भी कोलाइट है, नौका है, रोडबंसर है, फूगुड़ है, जितने भी उन सबसे घर प्रत्येक गांव में समिति के सदस्य मंडल बनाओ, उनसे संपर्क करो। भामा साहब वोट देते हैं, समिति को अपने राज्य स्तर पर इसको आसमान छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको में आपको मौका से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, तब ये काम सफल हो सकता है। बुरा लग सकता है आपको, लेकिन मैं तो एक सच्चा कहने वाला हूँ कि आप मौका से बाहर निकलो और लोगों के पास जाओ। यहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हो,
लोगों को प्रत्येक गांव से मोहम्मद ले, उनसे संपर्क साधो। लोग जिस गांव में जाएंगे वो कोई ऐसा नहीं है कि बिग पैसे नहीं दूंगा, जिससे जितना होगा सब देंगे। आप उनसे संपर्क साधो और इस बिल्डिंग को बच्चों के लिए 2 विंग में तैयार करो। एक छोटे बच्चे नर्सरी से लेकर सेकेंडरी तक मान लो, उनकी भी यहाँ गांव से लोग आकर उनकी व्यवस्था करवाओ। उसके बाद में +2 से लेकर ग्रेजुएशन तक जो ग्रेजुएशन किया है, कंपटीशन की तैयारी की है, उनके लिए फ्री में अच्छी फैकल्टी तैयार कराओ कंपटीशन लेवल की। वो भी मेरा एक सुझाव है, जिससे कि अपने समाज के हीरा है वो पीछे रह जाते हैं। कई बार उसके पास दिमाग है, बुद्धि है, लेकिन संसाधन नहीं है, तैयारी करे रहे कहां। तो उसके लिए एक फैकल्टी अपने कंपटीशन तैयारी के लिए यहाँ उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में कुरीतियां मिटाने की बातें समाज में चलती है कि कुरीतियां मिटाओ, बहुत अच्छी बात है कुरीतियां मिटाओ। अभी अप्रैल में हमारे गांव में हम घर तो साउंड समय थोड़ी है में, लेकिन हमने बैठ कर ये तय किया कि हम मृत्यु रोध नहीं करेंगे। ये अप्रैल की बात है, तो शुरुआत किसी न किसी को करनी पड़ेगी, आगे भी आना पड़ेगा। धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव ये समाचार जाएगा, मैसेज जाएगा। ये नहीं कहते कि गांव एक साथ धीरे धीरे जागृति लाओ, मृत्यु रोध बंद करो, उड़ावनी बंद करो, नोटा बंद करो और दहेज जितना हो सके कम से कम दो और छोटे बच्चों को स्कूल ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। यही मैं समाज के समिति से और गणमान्य नागरिकों से निवेदन करता हूँ। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब मैं एक, क्योंकि बादलू में भी कार्यक्रम था, आज डूंगरगढ़ में भी है, बादलू में भी है, लगभग पूरे जिले में कालूराम जी की जयंती मनाई जा रही है। तो बादलू के रजिस्टर्ड संस्थान है, बादलू में भी शहीद कालूराम जी इंद्रिया सेवा समिति रजिस्टर्ड है बादलू की। वो भी कालूराम जी के लिए और समाज के विकास में कार्यरत है समिति। वो पूरी शहीद कालूराम जी इंद्रिया सेवा समिति बादलू हमारे बीच में आ चुकी है। मैं आप सबको निवेदन करता हूँ एक बार बादलू की समिति के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और मैं स्वागत की कड़ी में बादलू समिति के अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित है जीवन राम जी इंद्रिया। आप बादलू की कालूराम सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, उनको मैं मंच के सामने बुलाना चाहता हूं। आप पधारें और समिति के सचिव शंकरलाल जी से निवेदन करूंगा कि जीवन राम जी का साफा पहना करके स्वागत करें। जीवन राम जी इंद्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है जीवन राम जी कि आपकी समिति को पूरी को लेकर के आप हर वर्ष आप आते रहें और आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। समय हमारे पास कम है और हमारे प्रतिभाओं को भी सम्मानित करना है, कर्मचारी अधिकारियों को भी सम्मानित करना है, हमारे मुख्य अतिथियों को सुनना भी है। आगे की क्रम में जो भी वक्ता आए वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आगे की कड़ी में बुलाना चाहता हूँ नितेश इंदलिया, जो बादलू से है, हमारा छोटा भाई है नितेश इंदलिया, कृपया पधारे और आज की जयंती के कार्यक्रम में अपने विचार रखें। हालांकि नितेश का ये बोलने का क्रम नहीं है, लेकिन ये वहाँ कार्यक्रम था बादलू में, इसलिए लेट आए, इसलिए अब बोल रहे हैं। नितेश से निवेदन है आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार रखें। सर्वप्रथम शहीद श्री कालूराम जी इंद्रिया सेवा समिति बादलू से मैं आया हूँ। बादलू की प्रांगण से यहाँ मुझे आने में थोड़ा वक्त लगा और यहाँ पर आया मुझे शहीद श्री कालूराम मेघवाल सेवा समिति नोखा ने इस मंच पे बोलने का मौका दिया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी शहीद श्री कालूराम जी इंद्रिया की 170वीं जयंती मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम एक ऐसा दिवस घोषित करें कि 70वीं जयंती पर 170वीं जयंती पर हमने कुछ खास किया था। हो जाए आज नशा मुक्ति दिवस मनाया जाए हमारे बीच में, हमारे समाज को जिसके बिना हम कुछ नहीं है। संघर्ष करने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत है, संगठित रहने के लिए भी हमें शिक्षा की जरूरत है।
मैंने पिछली बार भी एक ही बात कही थी, अगर शिक्षित होकर नौकरी लगो या ना लगो, पर नौकरी ले सकते हो, अपना बिजनेस चला सकते हो। आप अपनी नौकरी में 1000 बंदे को रखोगे तो उससे 1000 चूल्हे जलेंगे। 1000 चूल्हे जलेंगे तो मान लो एक घर में 5 सदस्य हो तो परमानेंट 5000 सदस्य अपना पेट भरेंगे, खाना खाएंगे। टाटा बिरला नए से पर एक माँ का अच्छा बच्चा बनते हैं, टाटा बिरला नए होते हुए एक माँ का अच्छा बच्चा बनते हुए एक छोटे से लेकर मिर्ची की फैक्ट्री भी आज बहुत चलती है, वहां पर भी बहुत तादाद में मजदूर मिल जाएंगे। तो शिक्षा पे ध्यान देते हुए अपना करियर आगे की ओर खींचे। और फिर से एक बात दोहरा रहा हूं, जहां तक हो नशे से दूर रहिए और कोई ये नहीं कहिए चुनाव में क्या वही दारू दे रहे हो तो आज में आम है कि 5000 जब खरीद लो आम समाज की, जहां तक हो तो SC/ST की, ओबीसी की बात करो तो ओबीसी की भी आते हैं। पर पहले हमारा अगर छुआछूत से दूर जाना है तो पहले वो छुआछूत करना छोड़ो। छुआछूत करना तो नशे से करो, दारू धोखा अमल इनसे करो, ये ऐसे काम करे उन इंसानों से करो। अगर कुछ समाज में करना ही है तो पहले इसे नशा मुक्त बनाओ, फिर समाज को आगे ले जाओ। जय हिंद। हम लोग जकड़ चुके हैं। आज कोई भी नेता से पूछते हैं तो हर कोई नेता कहता है कि फलाने को धर्म धृतला, और सबसे ज्यादा लोग अपने समाज के होते हैं उसमें। तो ये एक विडंबना है और ये एक शर्मनाक बात है, इससे हमें दूर होना पड़ेगा। आगे की कड़ी में संक्षिप्त शब्दों में बोलने के लिए बुलाना चाहता हूँ भागीरथ जेगड़ा, बहुजन समाज पार्टी से भाई भागीरथ आए और अपने संक्षिप्त में अपने विचार रखें। 117वीं जयंती के उपलक्ष्य में मेरे समाज से आए तमाम बुजुर्गों का हार्दिक अभिनंदन। और उधर हमारे मंचा से बैठे तमाम हमारे सेक्रेटरी मनोज साहब, मेन जी और मोदाराम जी, जिला मणिलाल जी भट्ट साहब और मोहम्मद सिंह साहब, सबसे प्रेरणा देते हैं। और हमारे दबंग नेता मोदी मुल्लन साहब, इन सभी से प्रेरणा देते हुए मैं एक आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे समाज के लोगों, आप बच्चे को शिक्षा की ये बात लगातार कहते आ रहे हो, लेकिन आप जिस स्कूल में भेजते हो वो स्कूल पाखंडवाद फैलाती है और पाखंडवाद से आज तक हमारा समाज सक्सेस नहीं हो रहा है। RS जैसी शिक्षण संस्थानों में अपने बच्चों को भेजते रहोगे तो किसी हालात में सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए जितने भी मेरे समाज के आए हुए भाई बंधु हैं उनसे मेरा निवेदन है कि RSS रिलेटेड स्कूल में हमारे बच्चों को मत भेजे, वहां भेजेंगे तो वो पाखंडी फैलाएंगे और हमारे समाज का लगातार शोषण होगा। और जो बच्चे भेज रहे हैं तो वो प्राइवेट ना भेजकर जरूरी सरकारी स्कूल में भेजे, लोगों की देखा-देखी ना करे, ये बहुत बड़ा अत्याचार है। वैसे ही सरकार निजीकरण कर रही है, इस निजीकरण को देखते हुए आप सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजे। इसी के साथ इनसे भारत लोग उठाए। युवा साथी जो स्टडी कर रहे हैं, जितने भी युवा साथी जो स्टडी कर रहे हैं वो मेरी बात पे ध्यान दें। सबसे पहले मंच आसीन पदाधिकारी हमारे आज के जो भी मुख्य अतिथि जिला प्रमुख मोडाराम जी और हमारे RS रिटायर्ड इंद्रिया साहब जी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारे सामने जो युवा पीढ़ी जो अभी कंटिन्यू स्टडी कर रही है वो मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दें। बाबा साहब ने कहा था कि हमें शिक्षित होना है, संगठित रहना है, संघर्ष करना है। आज हम शिक्षित भी हो चुके हैं, संगठित भी, शिक्षित और संगठित हो चुके हैं, लेकिन संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमेशा तीन बिगाड़ों की कहानी होती है इंडिया में। इंडिया में शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम
तीनों कभी भी तालमेल नहीं बैठता। जहाँ शिक्षक ठीक नहीं है वहाँ पाठ्यक्रम ठीक है, जहाँ पाठ्यक्रम ठीक नहीं है वहाँ स्टूडेंट ठीक है, यानी तीनों कभी भी ठीक नहीं है। इसलिए तीनों ठीक नहीं है तो ऊपर लिखे तीनों शब्द भी ठीक तरह से दोहराए नहीं जा रहे हैं, हमें उनके लिए संघर्ष करना है। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे एक 8C सिंड्रोम ऑफ 8C यानी 8C का एक मैं मेरे शब्दों में कुछ लिख खिलाया हूँ। उनके जो युवा पीढ़ी अभी हमारे सामने बैठी है, स्टूडेंट है, वो ध्यान से देखें। पहले से कनेक्शन हमारा हमारे आसपास के अच्छे लोगों से कनेक्शन होना चाहिए, किसी भी दारू पीने वाले नशा पता करने वाले से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। नंबर 2 हमारी कॉन्फिडेंस, हमारा सीखने का तजुर्बा, हमारे काम करने का तजुर्बा इतना अच्छा अव्वल दर्जे का होना चाहिए। हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो मैं सीख रहा हूँ मेरे समाज हित का, मानव हित का होना चाहिए। नंबर 3 करेक्टर आपका, या नंबर 3C करेक्टर, आपका करेक्टर इतना अव्वल दर्जे का होना चाहिए कोई भी आपके आसपास का मानव आपके ऊपर अंगुली ना उठा सके, क्योंकि अगर अंगुली उठाएगा तो आप समाज को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। कल्चर, परंपरा, इंडिया की बहुत सारी कल्चर ऐसी है, परंपराएं ऐसी है कि ये तो ऐसा होता ही था, मंदिर में हम सदा से जाते ही थे, हमें तो उसके हमेशा ऐसा करते ही थे। नहीं, कल्चर को चेंज कीजिए, अकॉर्डिंग टू हमारे अनुसार चेंज कीजिए। कई बार परंपराएं चेंज करनी पड़ती है, परंपराओं के अनुसार नहीं चलते, ये तो मर्जी बहुत होता ही था, नहीं इसको चेंज करिए। उसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन, इस तरह हमें एक, अब देखते हैं कि श्री राम मंदिर बना तो श्री राम मंदिर में भारतवासियों ने सभी ने 1-1 रुपया जरूर दिया। उसी तरह यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की भावना का सूत्र लागू होता है। इसी भवन के अंदर की इस जिले के सभी लोग अपने नेवार समाज के लोग चाहे 1 रुपया दे, 2 रुपए दे, वो इसे सभी इसमें कंट्रीब्यूशन देगा तो उसकी भावना उस संस्था के साथ जुड़ जाती है। जिस तरह प्रत्येक भारतीय चाहे विदेश में रह रहा हो चाहे इंडिया में रह रहा हो, उसकी भावना राम मंदिर के साथ जुड़ चुकी है। तो जो भी मेघवाल समाज का, मैं भी यहाँ कहता हूँ कि मैं 11,000 रुपए देने की इसमें योग्यता रखता हूँ, मैं 11,000 रुपए दूंगा। यानी कंट्रीब्यूशन के मेरा सूत्र इसमें ये लागू होता है कि आप इसके 1 रुपया भी दें, 2 रुपया भी दें, तन मन धन तीनों से साथ दें। अगर एक आदमी पैसा देने में योग्य नहीं तो यहाँ आके 10 दिन वो इसमें हमारे बोलते हैं, यहाँ के लोग बोलते हैं ठंडा उठाते हैं। जो मिस्त्री वो मिस्त्री का काम कर सकता है, जो कारपेंटर का वो कारपेंटर का काम कर सकता है, अपने तन मन धन से इसमें कंट्रीब्यूशन सहयोग दें। उसके बाद 6 नंबर का आता है कॉन्फिडेंस, यानी यहाँ की टीम जो जिस भावना से काम कर रही है वो अपने अंदर से उनकी क्षमता को बढ़ाइए, उनके पावर ऑफ कैपेसिटी को बढ़ाइए, उसका मनोबल डाउन नहीं करिए। कोई भी आदमी से अगर कोई गलती होती है उसकी काम करने की क्षमता को बढ़ाना है, हिंसा नहीं करना है। काम करने से गलती होगी, निश्चित होगी, जो काम नहीं करेगा उससे गलती नहीं होगी। अगर काम करने वाले से गलती होती है तो उसकी फिर भी पीठ थपथपाइए कि भैया कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा करेगा, थोड़ा और अच्छा करेगा। उसके बाद 7 नंबर पे आता है हमारा कंपनी यानी संगठन। ये संगठित होना, हमारी कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि कंपनी का प्रत्येक आदमी उस कंपनी के लीडर जैसे काम करे। और क्योंकि कमांडर अगर हमारा शेर होगा तो पीछे कुत्तों की सेना होगी तो भी शेर जैसा व्यवहार करेगी। अगर सेना का कमांडर अगर जो कुत्ता होगा, पीछे सेना कुत्तों अगर शेरों की होगी तो कुत्ते जैसा व्यवहार करेगा। हमें कंपनी को हमेशा एक शेर की तरह रखना है। दूसरा, हमें 5D का सिंड्रोम, यानी अगर हमने डिसिप्लिन सीख लिया, अगर मैं खास तौर पे यहाँ के युवा के लिए बोल रहा हूँ, मैं एज ए कीनोट स्पीकर बोल रहा हूँ, मुझे भाषण देना अभी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है। यहाँ के युवा बैठे हैं, अगर हमारे समाज को आगे लेके जाना है तो हमें श्योर डिसिप्लिन में रहना होगा। हमारे लिए डिसिप्लिन अनुशासन नहीं होगा तो ड्यूटी सही नहीं कर पाएंगे। मानवता में जो भी हमारी ड्यूटी है उसको सही करना। उसके बाद अगर आप डिसिप्लिन, अगर आपकी ड्यूटी सही है तो आपको काम करने में डेडिकेशन, अपने आप डेडिकेशन आएगा। जब डेडिकेशन आएगा तो यू कैन डायरेक्शन एनीबॉडी, आप उसको दूसरे आदमी को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप गलत और सही कर रहे हैं। इसलिए सही और गलत का निर्णय के लिए आपको डिसिप्लिन, ड्यूटी, डायरेक्शन का जरूरी है। उसके बाद डेडिकेशन आता है। उसके बाद आता है डाइवर्ट। अगर आप फिर भी कोई गलत चलते हुए रास्ते से इंसान को दूसरे अच्छे सही रास्ते पर लाना चाहते हो तो उसको आप ला सकते हैं। डाइवर्ट में उसका रास्ता चेंज करना। और दोस्तों, जिस माहौल में रहते हो, 3 इंसान के 3 सूत्र हैं अपने को चेंज करने के लिए, एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। जैसे माहौल में रहोगे
आप जैसे दारू पीने वालों के साथ में रहोगे तो एक दिन फ्री में पिलाना सिखाएगा, दूसरे दिन आपका शरीर उसका आदी हो जाएगा, खरीद के पिएगा। अंग्रेज जब इंडिया में आए थे, चाय भारत में नहीं थी, फ्री में पिलाई और हम आज पीने के लिए उसके मजबूर हो गए हैं। उसी तरह दारू भारत में नहीं थी, दूसरों ने पिलानी शुरू करी। हमारे समाज के लोग बार बार बोल रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होकर के आते हैं वो दारू पीने के कारण आते हैं, और लगभग मेरे समाज के लोग आते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट छोड़ दीजिए जहां से अपने समाज को और मेरे खुद को नुकसान होता है, उसको छोड़ दो, फिर से तो उसका अनुभव मिलेगा, वैसी शिक्षा मिलेगी। मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, आपकी आवाज ऊंची ना हो, आपकी बात ऊंची होगी तो सुनी जाएगी। जय भीम, नमः बुद्धाय। हमें सोचना पड़ेगा इस बात के बारे में। इसलिए मैं बिना किसी देरी के आगे हमारे 2 वक्ता मुख्य बचे हैं। उससे पहले मैं एक बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ, हमें हमारे समाज के संघर्षशील युवाओं को, मैं संचालन के साथ साथ मेरा उद्बोधन भी मान लीजिए। मेरा एक और बात कहनी है, जनसंख्या वृद्धि पे कंट्रोलिंग जरूरी है, नशा प्रवृत्ति इस पे भी कंट्रोलिंग जरूरी है। हमारे बीच में आज एसडीएम साहब बैठे हैं, हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे समाज के भी एसडीएम हमारे बीच में बैठे हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, नोखा में आज तक हमारे समाज को कोई एसडीएम बना ही नहीं, आरएस में सेलेक्ट हुआ ही नहीं। ये हमारे लिए बड़ी विडंबना है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। मगनाराम जी हमेशा कहते हैं, बिश्नोई समाज के हर यूपीएससी के हर एग्जाम में 3 या 4 आईएएस नोखा से निकलते हैं। हमारे से जनसंख्या में वो कम है, हम जनसंख्या में उनसे ज्यादा है, फिर भी बिश्नोई समाज के 4 आईएएस निकलते हैं हर यूपीएससी के एग्जाम में। और अब की बार जो आरएस का एग्जाम आया था, उसमें भी बिश्नोई समाज के लगभग 10 जनों का आरएस में सिलेक्शन हुआ था, और हमारे समाज के एक भी आदमी का आरएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम मास्टर पटवारी ग्राम सेवक तक सीमित है, राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल तक सीमित है, हम आरपीएस बनना नहीं चाहते, हम थानेदार बनना नहीं चाहते, क्योंकि हम उस दौड़ में, उस लाइन में हम पहुंचना नहीं चाहते। हमें हमारे बच्चों को आईएएस आरएस की एजुकेशन देनी पड़ेगी, उस लाइन में उन बच्चों को लाना पड़ेगा, उन पे कोचिंग का खर्चा करना पड़ेगा, उन पे पढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें बीकानेर रहना पड़े, जयपुर रहना पड़े, तो हमें साथ रहो, परिवार के लोगों उनके साथ रहो और उनको पढ़ाओ। उस लाइन में रखेंगे। अभी परी बिश्नोई नाम की एक लड़की जो टॉप रैंक से नोखा की है, कांगड़ा की, परी बिश्नोई, तो आईएएस बन गई। उसकी मां थानेदार थी, सीआई थी उसकी मां ने नौकरी से छुट्टी ले ली 3 साल तक। सीआई ने 3 साल तक छुट्टी लेकर के बेटी के साथ अजमेर सेटल हो गई, दिल्ली चली गई, और मां ने छुट्टी लेकर के बेटी की मदद की, उसको पढ़ाई कराई। आज परी बिश्नोई समाज की पहली महिला आईएएस बनी नोखा से, और टॉप रैंक से बनी है। हमें भी ये त्याग करना पड़ेगा। जब एक थानेदार मां अपनी नौकरी से सालों छुट्टी ले लेकर के अपनी बेटी की तैयारी करवा सकती है, हमारी बहनें तो घर में बैठी रहती है, पूरे दिन झाड़ू पोछा ये काम करती है। हमें अपने घरों से निकल कर अपने बेटों को, बच्चियों को पढ़ाने के लिए उनके कोचिंग करवाओ, उनके साथ रहो, उन पे बराबर ध्यान रखो। ऐसा नहीं उनको अकेले कोचिंग में छोड़ दो, उनके साथ रहो, उनको खाना बना के खिलाओ और उनकी तैयारी कराओ, हर पल उन पे नजर रखो, उनकी एजुकेशन पे नजर रखो। वरना हमारे समाज के लोग आज रास्ता भटक रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। इसके बारे में हमें चिंतन करने की जरूरत है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। अपने बच्चों पे नशे से दूर रहो। दूसरी बात युवाओं के एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, जो कोई आदमी नहीं कहता है बच्चों पर, हमें चरित्रवान बनना पड़ेगा। जिसका चरित्र सही नहीं है वो समाज के अंदर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता और समाज उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। चरित्रवान हमें बनना है, हमारा चरित्र पाक पवित्र होना चाहिए। हमारी कहीं भी बहन बेटी बैठी है, हमारा कहीं भी कोई, हमारे परिवार का, रिश्तेदार का, समाज की कोई भी बहन बेटी बैठी है, उसको अपनी सभी बहन बेटी की नजर से देखना पड़ेगा, तब जाकर हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है हमारी बहन से हम बनवा लेते हैं, हमारी बहन को हम बहन की नजर से देखते हैं, लेकिन दूसरे की बहन बेटी की तरफ हम ताका झाकी करते हैं, टोका टोकी करते हैं। ये शर्मनाक बात है, इस चीज से हमें सीखनी पड़ेगी। हमें दूसरे की भी बहन बेटी को, हमारे समाज की बहन बेटी की इज्जत करनी पड़ेगी और उन बहन बेटी को हमारी बहन बेटी की तरह मान करके उनकी मदद करनी पड़ेगी, उनको सही रास्ते पे लाने का काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा समाज बढ़ेगा। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, अंत में बात बताना चाहता हूँ हमारे वक्ताओं से पहले, हमें हमारे समाज के जो संघर्षशील लोग हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी कड़वी बात मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम संघर्ष करने वाले लोगों की मदद नहीं कर रहे। आज अभी नारायण जी इंद्रिया भी सांडवा में थे, सांडवा में हमारे मेघवाल समाज के लड़के का मर्डर कर दिया, मर्डर हो गया। नारायण जी भी वहां गए और हमारा नोखा का एक लाडला संघर्षशील भाई मगनाराम केट जी उसकी बॉडी लेकर के 4 दिन तक थाने के आगे बैठा रहा, तब जाकर के वो आरोपी है, मर्डर करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए। और पूरे अखबारों के अंदर आप सुधार करके अखबारों में देख लो,
मंगनाराम केरल के नेतृत्व में पूरा का पूरा वो आंदोलन हुआ। और कहीं भी चाहे बाड़मेर एट्रोसिटी हो जाए, चाहे जालौर एट्रोसिटी हो जाए, राजस्थान में कहीं भी हो या राजस्थान के बाहर भी हो, मंगनाराम केरल यहाँ से चप्पलों के अंदर ट्रेन के टॉयलेट के आगे गैलरी होगी, वहां पर भी सो करके वहां चला जाएगा और प्रशासन से आंख मिला करके बात होता है और प्रशासन की सांसें छूट जाती है उसको लेकर। ऐसे लोगों को आगे करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को हम घृणा की दृष्टि से देखेंगे। हम देख रहे हैं कि यार मंगनाराम आगे बढ़ गया तो ये हमारा क्या वैल्यू है, ये एग्री ये कुछ करेगा नहीं। अभी पहले पूर्व वक्ताओं ने भी हमारे बीच में कहा था, नागौर के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हुआ, हमारे समाज के कई लोग शहीद हुए थे, डांगावास कांड। उसके बाद बसवाने में कांड हुआ, जालौर के अंदर चले जाओ, सिरोही के अंदर चले जाओ, चुरू के अंदर चले जाओ, सब जगह एट्रोसिटी हो रही है। लेकिन मैं आपके साथ गौरव के साथ बताना चाहता हूँ, नोखा का मेघवाल समाज जागरूक है और उस तरह की एट्रोसिटी मेरा दावा है नोखा में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हम गुलामी स्वीकार करने वाले लोग नहीं है। मंगनाराम जैसे संघर्षशील लोग जो आंख से आंख मिला करके लोगों से संघर्ष करने की बात करते हैं, वो खड़े रहते हैं तब सबको लगता है कि ये टेंट लगा देगा और हमें जिंदगी में जेल में झोंकने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए हमें हमारे जो लोग हैं, संघर्षशील जो लोग हैं, उनकी मदद करनी पड़ेगी, चाहे मंगनाराम हो, चाहे राजेंद्र बापे हो डूंगरगढ़ से, गौरवशाली युवाओं की बात कर रहा हूँ, चाहे डूंगरगढ़ से राजेंद्र बापू हो, नागौर से भी हमारे एसडीएम साहब है, इनके नेतृत्व में और भी युवाओं की टीम, बहुत सारी जहाँ जहाँ हमारी टीमें हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। हमें एजुकेशन पे ध्यान देना है, तमाम सारी बातें हमें सीख करके जानी है। और समय का अभाव है, मैं बिना किसी देरी के आगे इन बात को खत्म करते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहता हूँ। हमारे समाज के आरएस सेवानिवृत्त हो चुके हैं आप एसडीएम, हाल ही में नागौर विकास समिति के आप जिलाध्यक्ष बने सम्मान्य नारायण राम जी इंद्रिया को बुलाना चाहता हूँ, जोरदार तालियां बजाएं और इसका स्वागत है सम्मान्य नारायण राम जी इंद्रिया। नमन करते हुए बाबा साहब को नमन करता हूँ और राम जी इंद्रिया हमारे शहीद को मैं बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ, राम जी को नमन करता हूँ। सम्मानित मन विराजमान बुजुर्गों, युवाओं, मातृ, अब कहने के लिए कोई बचा नहीं है। पूर्व वक्ताओं ने समाज सुधार के बारे में कितना कहना है, कितनी बातें बतानी थी, सारी पता। मैं निवेदन करूंगा, आज दिनों दिन दलितों पर विशेष करके मेघवाल जाति आप बात कर देखती, रोजाना हमारे समाज में घटनाएं होती है, मृत्यु हो रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, जमीनों का मामला सुन रहे हैं कि क्यों बन रहे हैं। इसके बारे में अपन को गंभीरता से सोचना है और उसका कारण जहां तक मैं समझता हूं, सभी बुराइयों का कारण है एक शिक्षा। एक शिक्षा से अंधविश्वास बढ़ता है, अंधविश्वास से हमारा आर्थिक व्यय होता है, अंधविश्वास है जिस मार्ग पे हमको उन्नति के मार्ग पे जाना चाहिए वहां नहीं जाके अभी बता रहे भाई लोग नशा, दुष्चरित्र की बात किसी ने नहीं बताई, जुमेलाल जी ने बताई है। अधिकांश जो मामले बनते हैं उनके अपन बैकग्राउंड में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कहीं न कहीं हमारा चरित्र अनंगा है। तो साथियों, चरित्र की ओर सवाल आ रहा है पढ़ने का। बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा, लेकिन शिक्षा की पद्धति बदल गई है दोस्तों। अब नौकरी के लिए शिक्षा नहीं करनी है, नौकरी के दरवाजे मानिया लगभग समाप्त हो चुके हैं और दिनों दिन क्यों होते जा रहे हैं। जितने भी सरकारी संसाधन है, सरकारी संस्थान है, वो सारे प्राइवेट हो रहे हैं। दूसरी बात, जब आरक्षण लागू हुआ था उस जमाने में बुजुर्ग लोग जानते हैं किसी गांव में किसी परिवार में कोई बच्चा पढ़ता था। आज सभी गांव में, सभी घरों में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और नौकरियां कम हो रही है, तो आपको नौकरी कहां मिलेगी। तो मेरा आह्वान है युवाओं से, अब पढ़ाई आपको करनी है प्रैक्टिकल वाली, तकनीकी, व्यवहारिक। आप बीए, एमए, एमए, पीएचडी करके और जब जीवन के क्षेत्र करोगे कोई नहीं पूछने वाला है। आज जो एक छोटा सा मोबाइल है खराब हो गया, उसको ठीक करने वाला आपको 200 रुपये दे देगा और आराम से काम होता है। तो तकनीकी शिक्षा आपको लेनी पड़ेगी, व्यवहारिक काम शुरू करना पड़ेगा, उद्योग धंधे शुरू करने पड़ेंगे। उद्योग कीजिए, छोटे मोटे काम कीजिए। मैं तो आपको फोटो को भी दुकान लगा ली, वो भी कमा के खा रहा है। और उस ये तो अपनी नशा है, ये क्यों आ रहा है। हमारे तो बच्चे हैं एमए बीए करके निकले हैं, पीएचडी करके निकले हैं, वो काम नहीं कर सकते, वो मजदूरी नहीं कर सकते, इसलिए वो फिर दुष्संगति पड़ते हैं, वो
मुझे पसंद की हो। तो मित्रों, पढ़ाई का भी आप ये ध्यान देती। दूसरी बात, कुरीतियां हमारे समाज को, कुरीतियों में सबसे बड़ा है हमारा मृत्यु बोझ। मृत्यु बोझ से एक ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सफेद जाली वाले साथी वाले, मैं उसमें नमन करता हूँ और उनको आह्वान करता हूँ कि आप लोग जो बुजुर्ग हैं, गांव में अपनी मीटिंग में पंच पटेलों की मीटिंग होती है, ऐसा तय करें कि मृत्यु बोझ नहीं है। भोजन हो सकता है, भोजन तो हो सकता है, अपने भाई बहन रिश्ता आते हैं तो खाना खिलाना पड़ेगा, लेकिन बर्थडे जो होता है, एक घर में हमारे वहां होता है 4 मिलेगी मैं साफ करूंगा। और कोरोना में इस बार छूट मिल गई थी, उसके बावजूद अभी कई जगह 6 महीने बाद मृत्यु बोझ हुआ है। और अपने समाज में एक बहादुर रूप जो है वो मानवा सारा गांव है, और 30-35 साल में नागौर में मकान बना लिया। उस बात में ज्यादा करते हमारे जोधपुर साइड बना, तो बनार रोड पे जोधपुर में मकान बना हुआ है, 2 बच्चे वहाँ रह रहे हैं। और मेरी बच्ची एक श्रीवाली लेक्चर है, मैं तो एक लेक्चर रखी हुई है देगाना में, और ये मेरा बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर है जोधपुर में। और मैं समाज सेवा, पहले भी समाज सेवा करते थे, अब आप लोग जो भारतीय नागौर वालों में मेरी इच्छा के विपरीत थी कि आपको समाज का काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कि समाज का आदेश हमारे सिर पर है, हमारी जितनी कैपेसिटी होगी इसका काम करेंगे। और समाज का अध्यक्ष बनना या समिति का अध्यक्ष बनना बड़ी बात नहीं है, सब लोगों को साथ देंगे और समिति के दूसरे सदस्य हैं वो सहयोग करेंगे, तब जाके अपन सफल हो पाएंगे। अभी एक बात बता रहे थे मंदिराम कह रही, मैं बहुत से फैसले के साथ काम, और बड़ी एक दुखी बात है हमारे समाज में कि अपन लीडरशिप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमी हमारे साथ में अत्याचार होने का यही कारण है कि हम अपने आप को किसी को भी लीडर नहीं मानते। और समाज की राजनीति में एक तो राजनीति को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। कृपया इन बातों पर गौर करें। धन्यवाद। लोगों को बिजनेस में आना पड़ेगा। अपने नोखा में एक अशोक राजस्थानी नाम से बच्चा है नापुर का, जिसकी दुकान है राजस्थानी ई-मित्र नाम से तहसील रोड में। उसने ई-मित्र के साथ फोटो स्टूडियो, ई-मित्र, कुंकू पत्री की प्रिंटिंग प्रेस सब खोल दी उसने, और आज की तारीख में समाज का एक छोटी सी उम्र में सबसे सफल व्यवसायी है। और अपने गौरव की बात ये और कहना चाहता हूँ कि अपने समाज के सारे लोग उसके पास जाते हैं, तो हमें ये बात चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे समाज में जो दुकान है, हमारे समाज की चाहे परचून की दुकान हो, में चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे रेडीमेड की हो, चाहे चप्पल जूते की दुकान, हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमारे वाले के पास जाए। दो रुपए किसी के हो तो हमारे वाले को, अपने को सबसे पहले अपने वालों के पास जाना पड़ेगा और उनकी इनकम करवानी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पैसों से नौका के अंदर कई बढ़िया ऐसे हैं जो नौका छोड़ के कहीं नहीं गए, नौका छोड़ के करवा, जैसे करवा का नाम ले लो, नौका छोड़ के कई बार गए कि अपने समाज के लोगों वहां से लाके कपड़ा खरीदते हैं, करोड़पति अरबपति है, अरबों रुपए उनके पास, अपने लोग एडे में शादी में कोई भी कपड़ा है उनसे खरीद के लाते हैं, और वो पता नहीं डबल रेट में लेके आते हैं, अपन उनसे डबल रेट में उनसे लेते हैं, आधी रेट को बनाते हैं, और उनको करोड़पति अपन ने उनके घर बैठे उनको बढ़वा दिया। और अपने लोग एसडीएम साहब एसडीएम बन गए, मेहनत की पूरी जिंदगी तो भी करोड़पति नहीं बन गए। तो कहने का मतलब है कि अपने को अपने वालों पे ध्यान देना पड़ेगा और अपने सोचना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के अंतिम वक्ता के रूप में उनको बुलाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे जनसंख्या के मामले में कहना चाहता हूँ, कोई भी दुनिया का सफल आदमी वर्तमान परिदृश्य में आप देख लो, चाहे कोई एमएलए देख लो, चाहे कोई एमपी देख लो, या सरकारी कर्मचारी है, उनकी तो मजबूरी है 2 बच्चों की, लेकिन उसके अलावा कोई भी सफल बिजनेसमैन या बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी देख लो, उसके 2 या 3 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं। कोई भी पैसे वाला आदमी, सफल आदमी को देख लो, तो सबसे पहले इसकी तरफ चिंतन करने की जरूरत है, बच्चे कम हो, उनकी एजुकेशन, उनकी देखभाल सबसे बढ़िया हो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आगे की कड़ी में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिले के प्रथम नागरिक बना, हमारा आज जिला प्रमुख बड़ा, कोई लालच नहीं है बड़ा राम जी को कि भाई मुझे वोट देना है नहीं देना है, कोई वो नहीं है, क्योंकि ये तो प्रधान प्रमुख सरपंच बनते आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने को दिखाते हुए समाज के नाम 20 लाख रुपए समाज को सबसे पहले दिए, इसलिए ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। आसिफ को आगाज देता हूँ, घोर करतब ध्वनि करो और अनुमति दे दो मुझे, मैं इस बीकानेर की आवाज को आवाज देता हूँ। बड़े आदम और आपसे गोरा समाए
शांति 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 ये वेद का मंत्र है कि ये सब आ गया, बाकी कुछ नहीं है। तो ये सबसे पहले ये बाबा साहब और ये सभी को नमन करता हूँ, यहाँ के आए हुए सभी को नमन करता हूँ। मैं ये थोड़ा बहुत झूठ बहुत हमने सुनी है, बाबा रामदेव पालन है कहते हैं कि महापुरुष कभी अत्याचार कहता हूँ, ये अपने समाज हर घर में सुनता हूँ कि संविधान हम पढ़ते हैं लेकिन संविधान का अमल नहीं करते। और दूसरी बात, अब आज की जनता में छोटे बड़े सब पालिश पर चलते हैं, पालिश से काम नहीं चलेगा। जैसे रेडियो की कुंडी के अंदर एक भेड़िया गिर गया था तो सब हमने चले गया दम कि राजा हमें आ गया, लेकिन भेड़ियों को खुराक मिल गई थी। एक दिन बारिश हो गई थी, पीछे जाके आवाज मारी, ये बोले ये तो डीजल है, अब इसीलिए इसकी पॉलिसी मत बनाओ, अच्छे युवा को आने वाली पीढ़ी हम तो मरना है, लेकिन इस युवा से तुम छोटे बच्चे हैं अपने हौसला रखो, वो गुलाम नहीं बनो। पहले गुलाम था और अपनी हाथ की गुलामी है, किस कारण अपने नस्ल के लिए हाथ खर्च के लिए। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, हमारे गांव के अंदर जो बाबा साहब जयंती में थी, हमें याद किया गांधी सुभद्रा के अंदर व्यवसाय शिक्षा नहीं है, व्यवसाय शिक्षा होगा, पढ़ाई करते हैं, व्यवसाय शिक्षा करेंगे तो अपने कुछ कर सके, नहीं तो पढ़ लिया तो शोर बनेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी यहाँ लोग कर्मचारी है, अपना घर संभाल रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ना सहयोग ले रहे हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत काम के अंदर कर्मचारी नहीं बने, बच्चे चोर बन गए, दारू बन गए, दूध मारन। तो सुब्रमण्यम सिन्हा एक ही बेटा था, उसी ने बोला मैं नौकरी निकल रहा हूँ, मेरे को मिलेगा, तेरे को क्या मिलेगा? सब चीज के लिए पैसे देता, हिसाब लेता, आज इस लड़का नौकरी लग गया। अपने बच्चों को ध्यान रखो, बच्चों को ध्यान में रखेगा। जय भारत, जय भीम। मौलाना जी तुम संघर्ष करो, मौलाना जी तुम संघर्ष करो, मौलाना जी जिंदाबाद, मौलाना जी जिंदाबाद। सही कारोबार को नमन करता हूँ, जैसे प्रोग्राम को नमन करता हूँ। आज जो सही कारोबार मेघवाल सेवा समिति ने व अपन सभी समाज ने जो ये जयंती मना रहे हैं, इसमें उपस्थित हमारे नागौर से पधारे एडम साहब, इस समिति का अध्यक्ष मोहन जी गुगुरवाल, सांसद पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी, राम जी, धनाराम जी, दसमल जी, सभी सम्मानित हमारे सामने बैठे देवता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों व माता शक्ति, आज जो हम उस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने मेवाड़ समाज के लिए बल्कि पूरी दलित समाज के लिए जागृत की एक जोत जगाई, उसके समाज को आगे लेके उसने प्रयास किया। उस समय में जिस समय ये हमारा समाज बिल्कुल एक गंदगी में पड़ा हुआ था, उस समाज को जागृत करने के लिए शहीद कालूराम जी ने अपने समाज के प्रति शहीद हुए, उसको आज हम सभी नमन करते हैं, उसकी जयंती मना रहे हैं। आप सभी जयंती में पधारे, सभी मेवाड़ समाज व दलित समाज पधारे, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिर से सभी ने बताया अपनी गुरुत्व के बारे में, शिक्षा के बारे में, अपने में जो कमी है बारे में,
तो मैं ये सोचता हूँ कि अपने समाज में आज दिन सब समाज से पीछे हैं, अपने शिक्षा से भी पीछे हैं। और शिक्षा अगर अपने पास होगी तो सब कुछ होगा। अपने बच्चों को अभी युग ऐसा है, बच्चों को शिक्षित करोगे तभी हमारी बात पड़ेगी, नहीं तो बात पड़ने वाली नहीं है। तो अगर समाज को आगे ले जाना, सभी के ये दिमाग में है कि समाज को आगे ले जाना सभी को संकेत होना पड़ेगा और शिक्षा पर विशेष जोर देना पड़ेगा। अगर शिक्षा होगी तो अगर सर्विस नहीं मिलेगी तो भी मतलब धंधा कर लेंगे, कुछ करेंगे। शिक्षा होगी तभी होगा, तो शिक्षा बगैर कुछ नहीं होगा। जमीनें तो अपने पास रही नहीं, जो भी जमीन है बच्चों की जनसंख्या बढ़ी है, जमीन तो बढ़ नहीं रही है। तो अपने को कोई न कोई शिक्षा से काम करना पड़ेगा। व्यापार करो, उद्योग करो, कुछ करो, समाज को आगे बढ़ाओ। जो अभी पीछे सारे ने बताया कि कुरुज का बैठने का प्रयास करो। अपने समाज में आज नशा सबसे ज्यादा है, पर तब तो हमारे पास शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं है तब ये नशा ज्यादा है। इसको भी अपन सभी समाज बुजुर्गगण बच्चों को इसमें इसी हिसाब से भावना करे, उसका ख्याल रखे, गलत रास्ते न जाए। सभी मेघा समाज से, सभी दल समाज से मैं आह्वान करता हूँ कि आप सभी इस पर विशेष जोर दें। और जो ये भामा साहब द्वारा इसे अपने लिए जो ढांचा खड़ा किया है, इसमें पैसे भामा साहब दिया, इसलिए आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। प्रथम तो मैं उससे भूमि दान करता को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने भूमि का दान दिया, जिसे अपन आज ये ढांचा खड़ा किया। और जो भी साथ बता रहे जमीन, तो उसको भी अपने समाज को मिलकर के देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर अपने पास भूमि होगी तो पैसे की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है। समाज के पास धन है, समाज के पास अगर धन नहीं होगा, अगर अपने पास जमीन होगी तो जो राजनेता को वोट आएंगे वो अपने घर लेकर वो अपने को धन देकर के अपने पास अगर संकेत हो गए अपन एकता होगी तो वोट आएंगे। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे देकर के जाएंगे। अपने पास पैसा लगेगा, पैसे मिलेंगे नहीं, जगह मिलेगी नहीं, तो कुछ मिलेगा। तो आप सभी से जमीन खरीदे, पैसा देंगे, राजनेता वो जो पैसा देंगे, कोई कमी नहीं देगी। तो पुनः मैं आप सभी समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ कि जो भी सभी ने बताया, शिक्षा के बारे में बताया, इस पर विशेष ध्यान देना है। समाज की जो गुरु है इस पे बैठनी है। और आप सभी पधारे बुजुर्गगण, सभी को धन्यवाद, सभी से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। हालांकि संबोधन का क्रम खत्म ही हो गया है, समाप्त हो गया है। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। अपनी धुन में रहता हूँ, बस जय भीम कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, बस जय भीम कहता हूँ। तथागत बुद्ध की करुणा में मैं हरदम रमता रहता हूँ। तथागत बुद्ध की करुणा में मैं हरदम रमता रहता हूँ। हो जाऊं मैं मगन करूं भीम को नमन, हो जाऊं मैं मगन करूं भीम को नमन। बस ध्यान भीम का धर लेता हूँ। अभिमान से जीता हूँ मैं, बाबा साहब का चेला हूँ। अभिमान से जीता हूँ मैं, बाबा साहब का चेला हूँ।
को पहचाना हूँ। हो जाऊं बेखबर भूल जाऊं अगर, हो जाऊं बेखबर भूल जाऊं अगर, बस ध्यान भीम का कर लेता हूँ। स्वाभिमान से जीता हूँ मैं, बाबा साहब का चेला हूँ। स्वाभिमान से जीता हूँ मैं, बाबा साहब का चेला हूँ। सच्चे सिपाही मेरे इस जमाने में, भीम है कलम के सच्चे सिपाही मेरे इस जमाने में। मेरे भीम है महान चले जिनका संविधान, मेरे भीम है महान चले जिनका संविधान, बस ध्यान भीम का धर लेता हूँ। स्वाभिमान से जीता हूँ मैं, बाबा साहब का चेला हूँ। स्वाभिमान से जीता हूँ मैं, बाबा साहब का चेला हूँ। सबसे बढ़कर भीम ने सिखलाया,